गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कोई खुलकर बात करना नहीं चाहता, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो या सोसाइटी हो या हमारा पीयर सर्किल हो, इवन हमारे क्लोज फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाते। ये एक सोशल, क्या कहा जाए इसको, एक बिल्कुल आइसोलेटेड मैटर हो गया है, रहा है पहले से भी, आज भी है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करना और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना एक तरह से हमारी मोरालिटी या कैरेक्टर के अगेंस्ट बात चली जाती है। इनफैक्ट जब नेचर ने क्रिएशन किया है, ह्यूमन बीइंग को बनाया है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है, तो एज ए बायो स्टूडेंट हमको ये मालूम है कि ऑल द एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइफ के सारे फिनोमेना, लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो फिर इस पर बात क्यों नहीं हो पाती? प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ बाउंड्रीज में घिर गए हैं। हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सोसाइटी मेंबर्स नहीं चाहते कि इस टॉपिक को टच किया जाए, तो इसको कहा जाए अनटचेबल एक एस्पेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डिस्कस करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे थॉरोली और समझने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज जनरल हेल्थ। आज हेल्थ इंश्योरेंस कराए जा रहे हैं, तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हमारे हेल्थ की गारंटी लेती हैं, कहते हैं भाई बीमारी होगी तो हम दवा का खर्च देंगे। लेकिन आखिर इस रिप्रोडक्शन के रिलेशन में ऐसा क्यों नहीं है? दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये बात रही है। तो व्हाट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड फ्रॉम द हेल्थ, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देयर सॉल्यूशंस। जब हम बात करते हैं जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव एक्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन के आउटपुट हैं, इन जनरल हम फैमिलियर हैं। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी शुरू होती है, स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो प्यूबर्टी दैट इज द एज ऑफ एडोलसेंस। ग्रोइंग चिल्ड्रन है, बहुत कुछ उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती, और प्यूबर्टी के एज में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस पर अगर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो एक लड़का या एक लड़की मिसगाइड होने से बचते हैं। एक हेल्दी सोसाइटी हम डेवलप कर पाते हैं अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हम करते हैं और जानते हैं तो। स्पेशली अब गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के केस में प्यूबर्टी की जो बिगिनिंग होगी वो कहां से शुरू होती है? तो वो फेज हो जाती है, मेनार्की, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। एक स्पेशल, एक अलग टाइप के चेंजेस उसकी बॉडी में होने लगते हैं और इन चेंजेस से उसके पूरे एंटायर बॉडी में जो चेंजेस मिलते हैं उससे वो परेशान होती है। अब उस कंडीशन में उसके साथ अगर उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है, अदर फैमिली मेंबर्स हैं जो उसको डिस्कस कर सके, उसको इन्फॉर्म कर सके कि आखिर ये नेचुरल चेंजेस हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई चीज है या अनएक्सपेक्टेड है। उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअली वो क्या है? वो तो नेचुरल प्रोसीजर है, उसको होना है। प्यूबर्टी है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आएगी और वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल की ओर आगे बढ़ेगी।
रिप्रोडक्टिव साइकिल उसका स्टार्ट होता है। फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव साइकिल की हम बात करते हैं फ्रॉम द मेनार्की टू द मेनोपॉज, मेनार्की से मेनोपॉज तक का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव एज होता है, वो एज लिमिट होता है। मेल के केस में भी है। सेक्स रिलेटेड तमाम डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी के केस है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। तो इन सब बातों पर, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एक बात बता दूं कि आज की तारीख में भी स्पेशली हमारे देश में मेडिकल साइंस का सबसे डार एस्पेक्ट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तुम अक्सर देखोगे अपने आसपास, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स मिल जाएंगे, पोस्टर्स मिल जाएंगे जिस पर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लिखे होते हैं और उनके बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर्स अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का यहाँ सॉल्यूशन है, शर्तिया इलाज। तुम लोगों ने सुना होगा शर्तिया इलाज। एक्चुअली इन सब बातों में नहीं आने का हमारे पास नॉलेज होने की जरूरत है। अगर हम जानते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एक्चुअली होती नहीं है, ये क्रिएट की जाती हैं। तो WHO क्या करता है? टोटल वेलबींग की बात करता है। टोटल वेलबींग अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया जाए, WHO ने जो डेफिनेशन दिया, कहता है ये टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को देखना है। अब इस सारे एस्पेक्ट्स में इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स को कवर किया है। 4 एस्पेक्ट्स में फर्स्ट वन दैट इज द फिजिकल। उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, उसके बॉडी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स हेल्दी है, नॉर्मल है, फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल एस्पेक्ट को टच किया। लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ जो उन्होंने 3 और एस्पेक्ट्स टच किए हैं, दैट इज द इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये ज्यादा समझने वाली बातें हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स विद द इमोशन। नो, हम जानते हैं कि हमारे माइंड सेट पर यह सेक्सुअल एक्ट डिपेंड करता है। इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो उस कंडीशन में अगर इमोशंस अच्छे हैं, हम प्लेजर मूड में हैं, एक हार्मोन डोपामाइन का नाम जानते होंगे, जो हम अक्सर खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन रीजन में सिक्रीट होता है प्लेजर हार्मोन। तो ये प्लेजर हार्मोन अगर सिक्रीट होता है तो वो इंसान हेल्दी होगा। तो इमोशंस, अब ये इमोशंस अक्सर हर्ट होते हैं सोसाइटी में, स्पेशली गर्ल्स के रेफरेंस में। जो सेक्स एब्यूजेज हैं, सेक्स क्राइम्स हैं, पूरी दुनिया में सेक्स क्राइम का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। इन हमारे एजुकेशन के बढ़ने के बाद भी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी गवर्नमेंट्स दुनिया की ये सोच रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन में कंपलसरी किया जाए। ये होना चाहिए। नॉलेज इज द काउंटर ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस। जो हमारी गलत अवधारणाएं हैं उनके लिए नॉलेज का होना जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास जानकारी है, तो हम उस मिसकॉन्सेप्शन से अलग हो सकते हैं। तो इमोशंस एस्पेक्ट को टच किया जाता है, इमोशंस को देखना है। बिहेवियर बट नेचुरल। एक बात आपको जाननी जरूरी है कि आफ्टर द प्यूबर्टी बच्चे के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म का रेट वैरी करता है। तो ये सारे चेंजेस जब होंगे तो उनके बिहेवियर में एक चेंज आता है। स्पेशली एट प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज और गर्ल्स में 2 चेंजेस आप गौर करेंगे, आपके भी लाइफ में भी हुआ होगा कि इन आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी
बॉयज में एग्रेशन बढ़ता है, वो एग्रेसिव बिहेवियर की ओर बढ़ता है, क्योंकि मस्कुलिन प्रॉपर्टीज उसमें डेवलप होती हैं, मेल की प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, तो उसका एक इंपैक्ट है कि उसकी बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आएगा। गर्ल्स में साइनेस की प्रॉपर्टी दिखती है, एक वजह भी होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वो अपने आप को छिपाती हैं, स्पेशली उस पीरियड में, एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है और ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड उनके लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। उसको काउंटर करना कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द एजुकेशन, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन। सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल स्टिग्मा है, ये आप लोगों को भी मालूम होगा, मैं भी बता दूं कि अभी भी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज में ये ट्रेडिशन है कि फीमेल किचन में नहीं जाएंगी, स्पेशली एट द टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट फेज, फर्स्ट 1 वीक, जबकि ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उस फर्स्ट वीक में वो किचन का काम नहीं करेगी, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है फैमिली में, वो पूजा घर में नहीं जाएंगी, मंदिर में नहीं जाएंगी, आप पता करना अपने घर फैमिली में। तो ये एक सोशल स्टिग्मा है। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़े। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फर्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या सलूशन हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है, दैट इज द ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना पूरी दुनिया में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, या उसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहें, पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ का होना आउटपुट है जनरल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट का कम हो जाना, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा मिली, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ और भी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए, तो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लाइफ कंफर्टेबल होती गई, ह्यूमन बीइंग की लाइफ कंफर्टेबल होती गई, ज्यादा सेफ होती गई, और सेफ होने का आउटपुट क्या हुआ कि रेट ऑफ डेथ डिक्लाइन होता गया डे बाय डे, और रेट ऑफ बर्थ प्लस रिप्रोडक्टिव एज बढ़ती गई। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द हेल्थ के, अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक हुआ वो होगा ओवर पॉपुलेशन के फॉर्म में। अब इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन दुनिया के दूसरे नंबर पर है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन रेट नियर बाई 2% के आसपास है, उससे थोड़ा सा कम है, 1.8% पर ईयर के रेट से है। तो अगर इसी रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2027 में तक या 2025 तक हम चाइना से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। इस समय दुनिया में चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर हम हैं। तो क्या ये ओवर पॉपुलेशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे? नहीं। जो कुछ भी नेचुरल डिसास्टर्स हो रहे हैं इस समय, पूरी दुनिया कोविड-19 से सफर कर रही है, कोरोना पैंडेमिक हो गया है, इन सब चीजों के बीच कहीं ना कहीं नेचर का एग्रेसिवनेस है। ये बात याद रखना। हम लोग नेचुरल साइंस के, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, और लाइफ साइंस का स्टूडेंट हमेशा ये बात मानकर चलता है कि नेचर कभी एक्सक्यूज नहीं देता। हमेशा के लिए ये बात याद रखना, नेचर के पास एक्सक्यूज नहीं होता।
हमारी हर गलती को वो जवाब देता है, कोई माफी नहीं मिलती। तो ओवर पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या होगा कि ओवर पॉपुलेशन अगर होता जा रहा है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थमेटिक रेशियो में बढ़ते हैं, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ता जा रहा है। तो रिसोर्सेज कम होंगे तो हर एस्पेक्ट में, हमारे लाइफ के हर फील्ड में क्राइसिस होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और फिर प्रॉब्लम्स। तो इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है इंडिया को, जहां पर 1951 जस्ट आफ्टर फ्रीडम के फैमिली प्लानिंग सेट कर दिया गया। फैमिली प्लानिंग कमेटी बना दी गई। फैमिली प्लानिंग कमेटी चलती रही, काम करती रही, और टाइम टू टाइम उस फैमिली प्लानिंग कमेटी ने बहुत सारे काम किए। उसने अवेयरनेस बढ़ाया, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑडियो वीडियो, प्रिंट मीडिया के थ्रू तमाम सारे प्रोग्राम्स चलाए, और इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू पब्लिक में अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ बहुत सारी प्लानिंग की गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेज करने के लिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, मदर है, उसकी हेल्थ, और जो बच्चा नेटल है या प्री नेटल स्टेज में अपनी मदर की वोम में है, उस कंडीशन में उसकी हेल्थ की देखभाल में इस फैमिली प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम पिछड़ते गए। आप सबने सुना होगा हम दो हमारे दो स्लोगन। ये इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एक मुहिम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज भी बहुत सारे काम करते हैं, पहले से भी किए, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं होने का मेजर कॉज जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। ये अच्छी बात है कि इस रेस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने वन इशू प्लान करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। वहां पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। हमारे देश में भी ये अवेयरनेस आ रही है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इस ड्रास्टिक कंडीशन की ओर नहीं जाएंगे कि 2027 में हमारी पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर जाए। तो इस फैमिली प्लानिंग ने बहुत सारे काम किए। उस फैमिली प्लानिंग के वर्क में RCH एक प्रोग्राम आया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ने सोसाइटी में बहुत सारा वर्क किया। नियर अबाउट मोर देन द 5000 हेल्थ सेंटर्स प्रॉपरली इक्विपमेंट के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और स्पेशली फोकस कर रहे हैं किस एस्पेक्ट पर, तो चाइल्ड हेल्थ केयर। तो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये आइसोलेटेड सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं है, द मदर एंड चाइल्ड। अब इसके साथ मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए, मदर इन रेफरेंस ऑफ दैट प्रेग्नेंट वीमेन, जो प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, जो कंसीव करेगी, और उस प्रेग्नेंट फीमेल के हेल्थ केयर के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, उस बच्चे के इम्यूनाइजेशन के लिए ये RCH काम करता है। इसके साथ दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स इन सोसाइटी। जैसे अभी हमने बात की
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो फीमेल किचन में नहीं जाती, पूजा घरों में नहीं जाती, मंदिरों में नहीं जाती। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ है। साउथ इंडिया की कुछ केसेज हैं, बात नहीं करना हम लोगों को, हम अपने टॉपिक। तो जो मिसकॉन्सेप्शंस है, मिसकॉन्सेप्शंस किस वजह से है? तो दैट इज द ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। अमूमन एक बात और तुम लोगों ने सुना होगा हमेशा कि इनको लड़कियां ज्यादा पैदा हो गई। लड़कियों के पैदा होने के रेफरेंस में फीमेल को दोष दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात किया था क्रोमोजोमल जो कॉम्बिनेशन है मेल और फीमेल का, होमोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक। तो हेट्रोमॉर्फिक होने की वजह से मेल फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ चाइल्ड। प्रोजेनी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है फादर के वजह से, मदर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। उसके सारे ओवम एक्स क्रोमोजोम बियरर होते हैं, जबकि मेल के 50% एक्स क्रोमोजोमल बियरर स्पर्म होंगे और 50% वाई क्रोमोजोम बियरर स्पर्म्स होंगे। तो ये जानकारियों का अभाव है। सेक्स एजुकेशन की बात जहां तक की जाए, सेक्स एजुकेशन के मामले में भी इवन अगर तुम अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फैमिली मेंबर से कोई बात करना चाहे तो तुम नहीं कर पाते, और फैमिली मेंबर्स भी बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते कि वो सेक्स रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सके। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन से सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूरा एंटायर सोसाइटी, जो एसटीडी की एक बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में एडिशनल एक बात जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो सेक्स एब्यूजेज हैं, सेक्स क्राइम्स हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो ये सारी चीजें कंट्रोल होगी। इसके लिए तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। ये अवेयरनेस हर एजुकेटेड पीपुल के लेवल पर होना चाहिए। इफ यू आर द एजुकेटेड, इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ यू आर द एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होना चाहिए, और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सेक्स के बारे में बात करें और ये इन्फॉर्म करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। ये अवेयरनेस जरूरी है। अब एक जनरल हम बात करते हैं, अगर एक बच्चा है जिसने की प्यूबर्टी अटेम्प्ट की, एक लड़की है या लड़का है, तो बॉयज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेज आएंगे। फिजिकल चेंजेज आएंगे, जो भी फिजिकल चेंजेज आएंगे, तो क्या वो सिर्फ फिजिकल चेंजेज है? नहीं, उसके साथ साथ उसमें हार्मोनल चेंजेज जो होंगे, उन हार्मोनल चेंजेज की वजह से उसके इमोशंस और बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। और जब इमोशंस और बिहेवियर में चेंज आएगा तो उसका सोशल बिहेवियर भी चेंज होता है। सोशल बिहेवियर इन रिस्पेक्ट वो फैमिली मेंबर से जो कन्वर्सेशन का तरीका है या जिस तरह से बात कर सकता है, मिलता जुलता है, अपने फ्रेंड्स से बात करता है, अपने क्लासरूम में उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होते हैं। सेम कंडीशन फीमेल के साथ है। तो प्यूबर्टी especially at the time of the adolescence period. Adolescence period is the transition period. Transition period में उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है कि उनका बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्स इन चेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे। ठीक, एक एक पॉइंट हमको समझना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको समझें, इस चैप्टर को
सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने लाइफ एस्पेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ें और समझें। ओके, तो इनमें चेंजेस होंगे। ये सारे चेंजेस चारों एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। अगर सिर्फ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में तो हम फिजिकल की बात करेंगे, लेकिन यहां साइकोलॉजी आ जा रही है, तो बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है। अब प्यूबर्टी के बाद जब वो मैच्योरिटी, मैरिजेबल एज होगी, मैरिजेबल एज, इस मामले में हम लोग लकी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि मैरिजेबल एक्ट इंडिया में बॉयज के लिए 21 ईयर्स है, गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है। अभी भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है। देश के तमाम हिस्सों में आप सुनते होंगे कि बाल विवाह हो रहा है। बच्चे में अभी वो एडोलेसेंस एज पर नहीं आया, उनकी प्यूबर्टी नहीं हुई। कुछ ट्राइब्स में और बहुत सारे पार्ट ऑफ में हमारी कंट्री में ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये प्रॉब्लम है कि बिफोर प्यूबर्टी, लड़की की प्यूबर्टी नहीं शुरू हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू हुआ, उसके पहले उसकी शादी कर देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये लैक है, नॉलेज की कमी है। तो मैरिजेबल एज तक उसको पहुंचना चाहिए। मैरिजेबल एज के बाद अगर मैरिज होती है, मैरिज फर्टाइल कपल हुए, अर्ली स्टेज ऑफ फर्टाइल कपल को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि हाउ दे कैन कंट्रोल द बर्थ रेट। ये जरूरी नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ केसेज में, मेजॉरिटी ऑफ कपल्स के केस में जो अनकंट्रोल्ड बर्थ है, अनकंट्रोल्ड बर्थ दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। अब बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के उपाय हैं, उन उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाउ टू परफॉर्म द सेफ सेक्स ड्राइव। सेफ सेक्स क्या है, हमें हेल्दी और सेफ सेक्स की बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बाद प्रीनेटल स्टेज, अगर फीमेल वो कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो कंसीविंग में प्रीनेटल स्टेजेस में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, इसकी फंडामेंटल इलेबोरेटेड इंफॉर्मेशन ना हो, बट कुछ एस्पेक्ट्स की तो जानकारी होनी जरूरी है कि क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी चेंजेज होती हैं, फीमेल की कंसीविंग होती है। अब इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं, नौजिया है, वोमिटिंग है, कन्वर्जन है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो फीमेल से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन द स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केसेस में क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, व्हाट आर द प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, कैसे होना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ये हाइजीन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रोसीजर ऑफ लैक्टेशन क्या है, कैसे है। इन सारे एस्पेक्ट्स पर अगर बातें नहीं होती हैं, हम नहीं इसको डिस्कस करते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। और इस रेफरेंस में बताना जरूरी समझता हूं तुमको कि बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को पढ़ाना नहीं चाहते। क्या प्रॉब्लम है? अगर कंडोम की बात आप करते हैं, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, आप एवेस्टेशन मेथड की बात करते हैं, आप ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी की बात करते हैं, ये जरूरी है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं,
सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई। डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज। बी केयरफुल, स्ट्रेटजीज सिर्फ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो, और ये क्लियर इंफॉर्मेशन हम अपने साथ के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सके, उनको एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे सके, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उसको चेक कर सके। ओके, thank you very much to all of you to watching the video.